हेलो दोस्तों, बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। एनएफओ है, नया एनएफओ नवंबर 8 से नवंबर 22 के बीच में डिटेल में सभी जानकारी इस फंड से रिलेटेड हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कंजम्पशन थीम के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे डेटा हम वीडियो में लाए हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, यहाँ मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 से आप शुरू कर सकते हैं और एंट्री लोड कुछ नहीं है। एग्जिट लोड अगर 3 महीने के अंदर अगर आपने बेच दिया तो 1% यहाँ पर एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन 3 महीने के बाद अगर आप बेचते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है वो है फंड मैनेजर मिस्टर निमेश चंदन। बजाज के दूसरे भी कुछ फंड्स को वो मैनेज करते हैं और एक इंडस्ट्री में एक बड़ा रिस्पेक्टेड नाम है मिस्टर निमेश। दोस्तों, अब बेंचमार्क क्या है, मतलब फंड किसके साथ कंपीट कर रहा है? फंड कंपीट कर रहा है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई के साथ, जिसके बारे में इस वीडियो में हम और डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन है कि फंड को इसे तो बीट करना ही है लॉन्ग टर्म में। अब देखिए, जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो अब कंजम्पशन सिर्फ रोटी या कपड़ा जैसी चीज नहीं रही है, बहुत सारी चीजें अब ऐड हो गई है कंजम्पशन में। कार व्हीकल भी आ गए हैं, स्मार्टफोन भी आ गए हैं, फूड सर्विसेज के अलग अलग तरीके आ गए हैं, प्रीमियमाइजेशन आ गया है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट आ गया है। जैसे 2025 तक 2.6 बिलियन तक ऑर्गेनिक फूड मार्केट पहुंचने की बात है। रूरल एफएमसीजी मार्केट 100 बिलियन तक 2025 तक पहुंचने की बात है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कंजम्पशन को भारत में ड्राइव कर रही है। अब ये है भारत का पर कैपिटा इनकम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, जो अभी $2,857 है। मतलब ये लगभग $3,000 टच कर रहा है। इनफैक्ट 2025 तक ये $3,000 को टच कर जाएगा, क्या, पर कैपिटा इनकम। लेकिन हम 10 साल आगे का फ्यूचर का देखते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 6,269, डबल हो जा रहा है। 2044 में ये $16,506 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के लोगों के पास इनकम और बढ़ने वाली है, और इनकम चूंकि बढ़ेगी तो उनके पास खर्चा करने के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी होगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो कंजम्पशन है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पिरामिड जैसा अभी का अगर आप डेटा 2005 का देखेंगे तो आप मान सकते हैं, जहां पर क्या था, मैक्सिमम लोग आपको लोअर इनकम में आपको देखने को मिलते थे। लोअर इनकम क्या है, जो आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 3 लाख या उससे कम की इनकम जिनकी थी। अब आप देखेंगे कब 2018 तक होते होते लोअर इनकम में कमी आई है, 69 से 43% हुआ है। लेकिन अपर मिडिल क्लास जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। अब अपर मिडिल क्लास क्या है, जो लगभग 7 लाख से 30 लाख की रेंज में कमाई करते हैं, ठीक है। और 2030 तक आप देखेंगे यही जो 7 लाख से 30 लाख तक की जो कमाई है, वहां पर आप देखेंगे 168 मिलियन लोग आ जाएंगे, 44% अपर मिडिल क्लास हो जाएंगे। अगर आप जो लो इनकम 3 लाख है उससे कम देखेंगे तो वो बहुत कम 69% कहा था, और 2030 तक होते होते ये 15% हो जाएगा। तो ये वाला जो अगर आप पिरामिड देखेंगे तो ये मोस्टली यहां पर लोगों के पास इनकम है, पैसा है, 7 लाख से ऊपर उनके पास पैसा है, 30 लाख है। और रिच लोग अगर हम देखेंगे जो हाई इनकम है वो 30 लाख से भी ऊपर बहुत ज्यादा है। तो कंजम्पशन को ये बूस्ट करेगा और ये पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, कंजम्पशन सीमित अब नहीं रह गया है सिर्फ खाना पीना या कपड़े। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है। जैसे अभी आपको सोच लीजिए घर लेना है तो अच्छा फर्नीचर, अच्छा इंटीरियर पर आपको फोकस रहेगा। हेल्थ पर अभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हम लोग हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट, अब हम साइकिल से टू व्हीलर से 4 व्हीलर, पहले घर में एक भी एसी नहीं हुआ करता था, अब 2 एसी 3 एसी तक बहुत सारे घरों में अभी आ रहा है। रिक्रिएशन है, फिर टेलीकॉम में एक रेवोल्यूशन आया है, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, तो ये सब भी कंजम्पशन थीम का एक हिस्सा बन रहा है। यहां तक कि जो मैच्योर कैटेगरीज है, जैसे सिंपल टूथपेस्ट की मैं बात करूं तो वहां तो बहुत हद तक पेनिट्रेशन हो चुका है, लेकिन 2 बार भी अगर कोई पेस्ट कर रहा है तो भी वहां मैच्योर थीम में भी कंजम्पशन यहां पर ज्यादा हो सकता है। लग्जरी ब्रांडेड गुड्स यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कंजम्पशन थीम में अभी भारत में हमको देखने को मिल रही है, और फ्यूचर में भी ये उसको ड्राइव करेगी। लोग अभी क्वालिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पर नहीं। तो कंजम्पशन के की ड्राइवर्स क्या है, क्या चीज होगा जिससे हम लोग और ज्यादा खर्चा करने वाले हैं? इनकम जैसे $3,000 से ऊपर हो जाएगी और आने वाले टाइम में ये बढ़ती रहेगी। मिडिल क्लास ये बढ़ता रहेगा, तो उनकी इनकम चूंकि अगर बढ़ेगी तो खर्चा भी वो ज्यादा कर सकते हैं। प्रीमियम गुड्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। ऐसा नहीं है कि खराब सामान ले लिया, मान लीजिए 100 रुपए का ले लिया, लेकिन अच्छा सामान उनको 150 का भी मिल रहा है तो वो उसको ज्यादा प्रीफर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन होगा अलग अलग प्रोडक्ट्स का, वेलनेस पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। तो इन सब से क्या होगा, कंजम्पशन का ये सब की ड्राइवर्स हैं। ई कॉमर्स अब आ चुका है, डिजिटल भी बहुत ज्यादा अभी फोकस में आ चुका है। तो कंजम्पशन भारत में बहुत ग्रोथ होगा, और उसके लिए क्या क्या सेक्टर्स हैं। अब ऐसा नहीं है, जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ही हैं।
जो हम घर में यूज करते हैं, चाहे वो खाने पीने का हो या फिर आइसक्रीम्स हो, चाय कॉफी या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, वैसा नहीं है। यस, इसका वेट ज्यादा है, लेकिन कंजम्पशन में दूसरी सब चीजें भी हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फिर हेल्थ केयर, पावर, सर्विसेज, रियल्टी। तो ये सब की सेक्टर्स हैं, इसीलिए ये एक थीमेटिक फंड है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कोई एक सेक्टर पर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपको कुछ 7-8 अलग अलग टाइप के सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन इंडेक्स का। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसने निफ्टी 500 को बीट किया हुआ है। 10 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़े अंतर से उन्होंने इंडेक्स को बीट किया है, जो निफ्टी 500 का इंडेक्स है। लेकिन अगर आप 2006 से डेटा देखेंगे तो बड़े अंतर से उसने बीट किया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज है, अगर आप 11 साल की बात करेंगे तो 11 साल में 7 बार, मतलब मैक्सिमम टाइम रिटर्न ज्यादा आया है। किसके कंपैरिजन में? निफ्टी 500 जो इंडेक्स है। निफ्टी 500 इंडेक्स क्या हो गया? ये ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स आ गया। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में जैसे इस इंडेक्स में क्या नहीं है, फॉर एग्जांपल मेटल्स नहीं है या बैंक्स आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स में सब सेक्टर्स आ गए, सब 500 कंपनीज का यहां पर आ गया। तो ब्रॉडर मार्केट को इसने 7 बार बीट किया है और 7 बार स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, मतलब वोलेटिलिटी भी कम रही है, रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा आया है। बट यस, कभी कभी जैसे 2000 आप यहां पर 16, 17, 18, 19 में देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कभी ज्यादा भी रहा है, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा रही है कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट। नेक्स्ट, फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे, जो कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटो कंपनी हो, एफएमसीजी हो, एक्सेट्रा, तो वहां पर आरओसी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, 26 के आसपास, और आरओई 22 के आसपास। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा हमको कंजम्पशन थीम में देखने को मिल रहा है। अब ये है किस तरीके का रिटर्न आया है। अगर हम 5 साल का निफ्टी 500 का रिटर्न अभी अगर हम देखेंगे 19.77 है, और कंजम्पशन इंडेक्स का देखेंगे तो 5 साल का ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कम है। ठीक है, मतलब यहां पर कौन स्कोर कर रहा है? निफ्टी 500 5 साल का। 1 ईयर का अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 500 का 36% रिटर्न है और कंजम्पशन इंडेक्स का 39 है। तो यहां पर कौन स्कोर कर रहा है? निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। तो इन डेटा से इतना तो पता चल रहा है कि निफ्टी 500 कुछ जगह में या किसी टाइम फ्रेम में अच्छा कर रहा है और कुछ टाइम फ्रेम में कंजम्पशन इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है। अब कौन कितना महंगा है, कौन किसका जो डेविएशन है वो ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो निफ्टी 500 इंडेक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो मीन है उससे कितना ऊपर नीचे वो जा सकता है। तो यहां पर आप एज ए थंब रूल मान के रखिए, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन हो उसका मतलब है उतना कम वोलेटिलिटी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन है उसका कम है, तो वोलेटिलिटी यहां पर आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू निफ्टी 500 इंडेक्स। लेकिन ये इंडेक्स का जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनी है, आपको सस्ती भी नहीं मिलेगी। अभी की मार्केट के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग 47 है और निफ्टी 500 जो ब्रॉड इंडेक्स है उसका 26 है। तो सस्ता कौन है? निफ्टी 500 है। प्राइस टू बुक इसका 9 का है, यहां पर प्राइस टू बुक कितना है? 3.95। तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको कहां मिल रहा है? निफ्टी 500 इंडेक्स में। लेकिन ये हिस्टोरिकली हमने देखा ही है कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनीज है उनको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि यहाँ साइक्लिकल कंपनीज ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैसे ऑटो सेक्टर साइक्लिकल हो गया, बट मोस्टली मैच्योर्ड कंपनीज होती है। एफएमसीजी कंपनीज में आपको थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन देखने को मिलेगा ही दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो इंडेक्स है जिसके साथ फंड मैनेजर कंपीट करेंगे, कौन सा? निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, उसमें कौन सी टॉप की कंपनीज हैं? जैसे ये रेफरेंस के लिए है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि फंड मैनेजर इन्हीं कंपनियों को रखे। फंड मैनेजर किन कंपनियों को रखते हैं वो हमको 2-3 महीने के बाद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जस्ट रेफरेंस के लिए कि किस टाइप की कंपनी हो सकती है या इस इंडेक्स में किस टाइप की कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे आईटीसी, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, जोमेटो, मारुति सुजुकी, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो। तो ये सब कंपनीज है जहां पर आपको एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जो बजाज फिनसर्व है उनकी तरफ से 1100 स्टॉक का यूनिवर्स है, उनका मेगा ट्रेंड्स पर फोकस है, तो उस पर 340 से 380 स्टॉक्स का फिल्टर किया जाएगा। फिर कंजम्पशन थीम के जो स्टॉक्स हैं उनको फर्दर जो फिल्टर किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है या कोई मेटल है तो उनको आउट कर दिया जाएगा। तो लास्ट में 110 से 130 यहां पर कंपनी रही और पोर्टफोलियो 25 से 50 कंपनियों का बनाया जाएगा। अब किन इन्वेस्टर्स के लिए यह फंड सही हो सकता है? ऐसे इन्वेस्टर्स जो लमसम कर रहे हैं। अब देखिए, लमसम इन्वेस्टिंग पर एक चीज ध्यान में रखिए कि ये इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर आप 6 महीना 1 साल के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं तो ये फंड है नहीं, और इनफैक्ट कोई भी इक्विटी फंड नहीं है। मान लीजिए लार्ज कैप फंड, वो भी नहीं है, तो आपको हो सकता है कोई डेट फंड में आपको एक्सपोजर लेना पड़े। तो लमसम अगर आप देख रहे हैं तो मिनिमम 5 साल या उससे ज्यादा का ही होराइजन रखिए। नेक्स्ट है हायर रिस्क एपिटाइट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बैंक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंफ्रा या फिर मेटल्स है, तो वो सब थीम के स्टॉक नहीं रहेंगे। यहाँ क्या रहेगा, एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या ऑटो सेक्टर रिलेटेड कंपनी आपको रहेगा। तो रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज्यादा आपका होना चाहिए। टेक्टिकल या सैटेलाइट पोर्टफोलियो का आपका जो भी है पार्ट ये हो सकता है। और अगेन यहां पर उन्होंने भी लिखा है 5 इयर्स से ज्यादा का होराइजन आपका होना चाहिए। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा है कि रिलेटिवली लो यहां पर रहा है। अगर आप मेटल, एनर्जी, ऑटोज को अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है। यस, ऑटो यहां पर भी थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, मतलब वोलेटिलिटी थोड़ा कम देखने को मिल सकती है। अगेन करेक्शंस यहां पर हो सकते हैं। और देखिए इक्विटी मार्केट में अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर में देखेंगे करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट का एक तरीके से कोई डिफॉल्ट फीचर जैसा ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट में वोलेटिलिटी मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, उसके लिए हमेशा हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है थीमेटिक फंड, है आपके सैटेलाइट पार्ट का ये पार्ट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि आपका सोच लीजिए, मान लीजिए 20 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 20 लाख का मान लीजिए 5% कितना होता है, 1 लाख होता है, और 20% कितना होता है, 4 लाख होता है। तो 5 to 10 या 5 to 15 या 5 to 20% तक आप यहां पर वेटेज ले सकते हैं। अब मान लीजिए 20 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें आपने 5 थीमेटिक फंड ले लिया और सब में 4-4 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर रिस्क ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी आपको कम मिलेगी। तो इसीलिए जो थीमेटिक फंड है उसमें वेटेज थोड़ा कम होना चाहिए। लास्ट में दोस्तों, बजाज फिनसर्व ऐसे फंड हाउस है। फंड हाउस बहुत पुराना नहीं है, एसबीआई की तरह या एचडीएफसी या कोटक फंड हाउस की जैसा ये नया ही फंड हाउस है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग फंड हाउस है। लेकिन फंड मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, फंड मैनेजर यहां पर स्ट्रांग देखने को मिलेगा। अब इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। आप यहां पर डिसएडवांटेज में देखेंगे तो नया फंड हाउस है तो उन्होंने बहुत प्रूफ नहीं किया होता है, ठीक है। लेकिन यस, नया फंड हाउस है तो उसको एक पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि वो विलिंगली प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे कि हमारा जो फंड है वो अलग है, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो उस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर है। मैं यहां पर न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव मेरा यहां पर थॉट प्रोसेस है। पोर्टफोलियो में ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो कि हमने डिस्कस किया। जैसे यहां पर बैंक्स, मेटल्स, इंफ्रा जैसी कंपनियां यहां पर नहीं रहेगी। आपको इसको सैटेलाइट पार्ट की तरह ही ट्रीट करना है। मान लीजिए अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया हुआ है, इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपके हाथ में आज 5 लाख रुपए हैं मान लीजिए, तो पूरा 5 लाख का अगर आप 5 लाख यहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी हो जाएगी। मे बी आप 5-10%, 50,000, 1 लाख का सोच सकते हैं। बाकी का जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, मे बी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या फिर कम रिस्क है तो फिर हाइब्रिड, वैसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप सोचिए, ओके। फिर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर इसको थोड़ा स्टडी करे, क्योंकि उनको क्या मार्केट का उतार चढ़ाव उन्होंने देखा होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यू इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट ना करे, लेकिन अपना वेटेज को जरूर देखिए। तो हाई रिस्क यहां पर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का यहां पर पेशेंस आपको यहां पर जरूर रखना है। लेकिन एक जो एडवांटेज यहां पर क्या हो सकता है, कंजम्पशन थीम है जहां पर लॉन्ग टर्म में स्टेबल कंपनीज का आपको एक्सपोजर मिल सकता है। थोड़ा सा इनका वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है, बट मोस्टली यहां पर स्टेबल नाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से वैल्यू मिली होगी। हमारा फोकस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर होता है और हमारा मानना है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके भविष्य के सभी गोल्स को आप पा सकते हैं, और उसके लिए जरूरत है रेगुलर गाइडेंस की। तो यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। मैंने एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है, और अभी और पास्ट में बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज किया था और अभी भी मैं कर रहा हूं। तो हम लोग एक पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम आपके भविष्य के गोल प्लानिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। आपके क्या गोल हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम, वेल्थ क्रिएशन गोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म में कार खरीदना या फिर होम रिनोवेशन गोल हो सकता है, या फिर फॉरेन वेकेशन एक गोल हो सकता है। तो किस तरीके से आप प्लान्ड वे में आपके जो गोल्स हैं उनको पा सके, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो फोकस है, जो क्लाइंट्स हमारे होते हैं, तो हमारा फोकस एग्जीक्यूशन पर रहता है, पोर्टफोलियो रेगुलर रीबैलेंसिंग पर होता है, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू उनका हम करते हैं, एसेट एलोकेशन पर फोकस होता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में जो क्लाइंट्स हैं उनको एक्सेस मिलता है। तो आप अपने गोल्स को स्मार्टली रीच कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने गोल्स को रीच करने के लिए वाया म्यूचुअल फंड, तो यहां पर गूगल फॉर्म की लिंक आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको गूगल फॉर्म को भरना है। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको 3 दिन के अंदर कांटेक्ट करेगा और हम लोग जो
मीटिंग है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।